Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोग का टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी पौधे और जंतुओं का कैसे संरक्षण करेंगे, ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि अब यूज़ होंगे इस टॉपिक में। यदि आपने वो टर्म नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए आपको ज़रूरी है कि वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं टॉपिक के बारे में जो भी अंदर पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, जो चैप्टर का नाम है, जो टॉपिक है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी संरक्षण। तो संरक्षण क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ समझ लेते हैं। जो पूछा जाएगा वो मैं खुद ही बताऊंगी। ठीक है, वनोन्मूलन तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण होते हैं, तो वो आपको अभी समझ में आएंगे। देखिए, क्या परिणाम होते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक का जो नाम है कंजर्वेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई हमारे पास चीज़ है, ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ है और वो डैमेज हो रही है, तो हम चाहते हैं कि वो डैमेज ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। कोई भी चीज़ हो जिसे हम चाहते हैं कि वो डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करना, डैमेज से बचाना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है, यानी संरक्षण कहलाता है। तो संरक्षण आपको क्लियर हुआ, यानी किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ हो उसको डैमेज होने से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा। अब बात है यहाँ प्लांट एंड एनिमल की, तो ये क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल में कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, प्लांट और एनिमल की अगर जब बात करेंगे ना, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो प्लांट है और जो एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि जो है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, आपने देखा होगा डायनासोर वगैरह अब तो है ही नहीं, है ना, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, वो चले गए इस दुनिया से, हमेशा के लिए गायब हो गए। हम सिर्फ अब क्या होता है टीवी वगैरह में देखते हैं, अगर उन्हें देखना होता है तो हम ओरिजिनल नहीं देख सकते, है ना। सो ऐसी कंडीशन ना है, उसके लिए क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, वही क्या है, कंजर्वेशन कहलाता है। तो मैंने लिखा है प्लांट एनिमल एंड उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है मैम, मुझे समझ में आ रहा है कि एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, लेकिन हैबिटेट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, जैसे कोई भी एनिमल हो, सपोज लायन हो गया, ठीक है, आपने प्रोटेक्ट किया, ठीक है, अच्छी बात, आपने कहा ठीक है हमने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या उसको प्रोटेक्ट करके अपने घर में रखोगे, नहीं, घर में नहीं रह सकते, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर सारे वाइल्ड एनिमल आएंगे। ठीक है, जितने सारे वाइल्ड एनिमल हैं वो सारे आएंगे। अब प्रोटेक्शन ज़रूरी है उनको, नहीं वो क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो सपोज लायन है, ठीक है, आपने उसको प्रोटेक्ट किया, क्या आप उसको अपने घर में रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। वो समझ सकते हैं आप क्यों नहीं रख सकते उसको, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ वो रहते हैं, उनका जो वास स्थान है, हैबिटेट मतलब वास स्थान, ठीक है, जहाँ वो रहते हैं वो भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उसको भी आप प्रोटेक्ट करें। उस एनिमल के साथ साथ उनका नेचुरल जो हैबिटेट है उसको भी प्रोटेक्ट करें, वही क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट कहलाएगा। ठीक है, वो क्या है, प्लांट हैं, जंगल हैं, जो जंगल है वो क्या है, उनका नेचुरल हैबिटेट है। तो वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है कि प्लांट एंड एनिमल, और साथ में उनका जो हैबिटेट है, एनिमल का जो भी हैबिटेट है, दैट इज जंगल, ठीक है, वन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे, हैबिटेट कहलाएंगे उनको। इन सब को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या होता है और कंजर्वेशन किसे कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, यानी वनोन्मूलन की बात करते हैं। आखिर हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या किया हम लोगों ने जो हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी, तो वही पढ़ लेते हैं कि क्या किया हम लोगों ने। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनोन्मूलन। अब ये क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेट होकर सुनना, सारी चीज़ें आप सुने ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, बहुत अच्छी, बहुत प्योर हिंदी यूज़ करी जाती है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को अच्छे से समझें। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, देखिए, एक बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में अगर मैंने क्या की, सफाई की, यहाँ पे सफाई का मतलब है पेड़ों की कटाई। ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया में पेड़ों की कटाई करना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, वन का उन्मूलन कहलाता है। वन को क्या करना, खत्म करना, काटना, नष्ट करना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है।
ये चीज़ क्लियर हुई कि डिफॉरेस्टेशन क्या चीज़ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन, कारण क्या है। तो हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, वेरियस पर्पज़ है हमारे, इसलिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो वो पर्पज़ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है लकड़ी को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, डिफॉरेस्टेशन करेंगे। आगे बात करें जैसे डोर्स बनाने के लिए है ना, जो खिड़की दरवाजे हैं, अब हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, खिड़की दरवाजे साथ में फर्नीचर, तो ये सारी चीज़ें भैया, फर्नीचर वगैरह तो लग्जरी लाइफ के लिए तो ज़रूरी है भैया, हमें लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से मिलेगी, पेड़ों से मिलेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन का कारण हो गया। आगे बात करेंगे पेपर, जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं वो किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं, लकड़ियों से बनते हैं। सो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम पेड़ों की कटाई करेंगे, वो क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। आगे बात करेंगे एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, हम क्या करेंगे, खेती वगैरह करेंगे। ये क्यों आएगा इसके अंतर्गत, तो उसको समझते हैं। देखिए हमारी पॉपुलेशन क्या रही, इंक्रीज़ हो रही, बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसके खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, खेती वगैरह भी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो अब देखिए कोई ज़मीन है, अब वो तो सीमित है ना, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जो भी जहाँ जंगल वगैरह हैं उनको, वन वगैरह, वहाँ हम क्या करेंगे, उनकी कटाई करेंगे। ठीक है, कटाई करके फिर वहाँ पे खेती वगैरह करेंगे। अगर वो उर्वरक है, ठीक है, अच्छे से उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे खेती वगैरह करेंगे। तो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी हम क्या करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, जंगल वगैरह कट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। तो ये भी एक कारण हुआ। आगे बात करते हैं फॉर बिल्डिंग। अब भैया इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन, तो एक लिमिट तक ही हम बिल्डिंग, अगर बात करें एक के ऊपर एक फ्लोर बनाते चले जाते हैं, ठीक है, तो एक लिमिट तक ही बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी जगह ज़मीन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, जैसे सिटी वगैरह में हो गया। अब बात करें जाए ज़मीन, तो वही चीज़ है कि ज़मीन को तो नहीं बढ़ा सकते, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए घर तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए भी हम ये काम करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे। जहाँ पे जंगल वगैरह होंगे तो क्या करेंगे भैया, पेड़ों को साफ करो, वहाँ पे घर वगैरह बनाएंगे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। आगे फैक्ट्रीज वगैरह, भैया फैक्ट्रीज वैसे भी जो मेन सिटी होती है उससे दूर ही लगाया जाता है, हार्मफुल क्रिएट होंगी ना, हार्मफुल होंगी, इस वजह से क्या किया जाता है, दूर लगाया जाता है। तो जंगलों वगैरह की कटाई करके लगाया जाएगा, क्योंकि वही चीज़ आ जाएगी कि हम जगह को बढ़ा नहीं सकते हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है और उसके लिए हमें खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, लग्जरी लाइफ भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, सारी चीज़ें वही डिफॉरेस्टेशन वाला काम हो जाएगा, है ना। आगे क्या है, रोड्स वगैरह बनती हैं, जो डैम्स हैं वो सारे, तो ये सारे जो कारण हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, प्राकृतिक कारण भी हैं, वो क्या है, जैसे फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, यानी जो जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। उससे भी तो पेड़ पौधे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा, वन का उन्मूलन होगा। दूसरा है सीवियर, जो डॉट्स होते हैं ना। अब सीवर डॉट्स की अगर बात करें जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है जो सूखा पानी में कमी जो आती है ना। सो ये भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कारण। अब पानी की कमी हो जाएगी तो पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे, वो मर जाएंगे, है ना, डेड हो जाएंगे। तो ये सारे नेचुरल कॉजेज, कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं जिनमें मैंने बताया कि जंगलों की आग हो गई, है ना, पानी की कमी, सूखा जो हो गया, ये सारे क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कारण है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण आपको क्लियर हुए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करेंगे कि इसके परिणाम क्या होंगे। डिफॉरेस्टेशन तो हम करते जा रहे हैं अपने वेरियस पर्पस के लिए, लेकिन इसका परिणाम क्या है वो भी जानना ज़रूरी है, तभी हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, जो भी हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, क्या परिणाम होंगे हमारे लिए, हानिकारक लाभदायक होंगे, हानिकारक ही होंगे, लाभदायक तो होना ही नहीं है ना। तो वही परिणाम पढ़ लेते हैं ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहला है कि वुड की शॉर्टेज हो जाएगी। अब हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो आगे आने वाले जनरेशन में अगर हम प्लांटेशन नहीं करेंगे तो आगे
आने वाली जो जनरेशन या जो टाइम पीरियड, वहाँ पे क्या होगा, वुड की शॉर्टेज हो जाएगी, लकड़ी की कमी हो जाएगी, है ना। फिर हम कैसे फर्नीचर बनाएंगे, कैसे दरवाजे बनाएंगे, खिड़कियाँ बनाएंगे, ये सारे काम करेंगे, है ना। तो ये हुआ क्या, पहला परिणाम कि अगर हम वनों की ऐसे ही कंटिन्यूअसली कटाई करते रहेंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वुड की शॉर्टेज हो जाएगी। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है क्या, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो ये टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, उसका बढ़ना, ठीक है। टेम्परेचर हमारी अर्थ का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ये कैसे बढ़ता है उसको जानेंगे। हिंदी में उसको बोलते हैं विश्व उष्णन कहा जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे कॉज होता है, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ देखते हैं, सॉरी, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये चीज़ हम समझने जा रहे हैं। देखिए, ये है हमारी अर्थ, ये क्या है, हमारी अर्थ, यानी हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये क्या है, इन्वायरमेंट है, ये हमारा इन्वायरमेंट, ये बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटीएम लिख रही हूँ मैं, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, यहाँ पर हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही गैस है, ठीक है। तो देखिए कैसे है, अब यहाँ बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पे फोकस कर रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस कर रहे हैं, इस पे फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही है। अब देखिए क्या होता है, ये है हमारा सन, ये हमारे सन, ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें हम किस पे फोकस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पे करेंगे। और उसके बाद ये है सन। अब देखिए होता क्या है, ये सन क्या करेगा, यहाँ से क्या आएंगी, सोलर रेडिएशन आएंगी, यहाँ से क्या आएंगी, सोलर रेडिएशन आएंगी, ठीक है, सोलर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन आएंगी। अब ये जब सोलर रेडिएशन आती हैं तो कुछ अमाउंट में क्या होता है, ये रेडिएशन जो इनका टेम्परेचर होता है, मतलब कुछ अमाउंट में ये क्या होती है, हमारी पृथ्वी तक आती हैं, ठीक है। पूरी तो नहीं आती है, लेकिन कुछ क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी तक भी आ जाती है। सो ये जो सोलर रेडिएशन है हमारे इस जो एटमॉस्फेयर है, इसको क्रॉस करके कहाँ आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है ना। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हीट प्रेजेंट होती है, सन की हीट प्रेजेंट होती है इन रेडिएशन में, क्योंकि सन की रेडिएशन है ना, तो इनमें क्या होती है, हीट प्रेजेंट होती है, ऊष्मा प्रेजेंट होती है। सो इस ऊष्मा को क्या करती है, ये हमारी पृथ्वी ऑब्जॉर्व करती है। जो सन की रेडिएशन है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हीट प्रेजेंट होती है, और इस हीट को क्या करती है, हमारी पृथ्वी एब्जॉर्व करती है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्व करती है। जो ऊष्मा होती है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है, जितना इसको ज़रूरत होती है। और जो ज़रूरत के अलावा जो एक्सेस होती है, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना तो उसने एब्जॉर्व कर लिया, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जितनी इसकी आवश्यकता नहीं है ना, उसको क्या करेगी, फिर से ये रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। इतना समझ में आया। सन से क्या है, सोलर रेडिएशन आई, सारी की सारी तो नहीं आती है, लेकिन कुछ की बात करें तो वो हमारे पृथ्वी तक आती हैं, ठीक है। अब पृथ्वी तक ऐसे तो आप समझ सकते हैं ना कि देखे होंगे, सनरेज तो देखा होगा, है ना। तो वो सनरेज कहाँ आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है। इनमें क्या प्रेजेंट होती है, सन की हीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो सन की हीट होती है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझिए इसको, बहुत ज़्यादा टिपिकल में अगर समझेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इस सन की हीट, जो सन की रेडिएशन है, इसमें क्या प्रेजेंट होगी, हीट प्रेजेंट होगी। उस हीट को हमारी पृथ्वी क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी, जितना इसको ज़रूरत है, और जो ज़रूरत नहीं है उसको क्या करेगी, फिर से वापस कर देगी, फिर से रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। अब देखिए एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, जो सन रेडिएशन है उसकी हीट को एब्जॉर्व करने का काम करती है। क्या करती है, सन की हीट को एब्जॉर्व करने का काम करती है। जब ये पृथ्वी इस जो रेडिएशन है, जो भी एक्सेस अमाउंट में हीट है, उसको जब एब्जॉर्व करेगी, एब्जॉर्व करेगी, और जो एक्सेस अमाउंट में हीट है ना, उसको क्या करेगी, जब रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, जब ये ऊपर जा रही होती है, फिर से उसको क्या करेगी, बाहर फेंकेगी, ठीक है। जब ये बाहर जा रही होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसको एब्जॉर्व कर लेती है, कुछ अमाउंट इसका एब्जॉर्व कर लेती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या करती है, बाहर भेज देती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से आई सनरेज आई, ठीक है, उसमें हीट प्रेजेंट थी, पृथ्वी ने क्या किया, एब्जॉर्व किया जितना ज़रूरत थी, जो एक्सेस था उसको फिर से क्या
कर दी, वापस कर दी। जब वापस ये हीट ऊपर जा रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी, कम करेगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वापस कर देती है। अब देखिए होता क्या है, ये तो हो गई भाई नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, यानी पहले की कंडीशन है। अब की कंडीशन क्या है, ठीक है, अब की ये नॉर्मल कंडीशन की, जब प्रॉपर अमाउंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में उतना ही हो तब, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब देखिए यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ तो नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे बढ़ेगी, सबसे पहले ये समस्या देखिए, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो कौन करते हैं, प्लांट करते हैं, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे इससे रिलेटेड है, जो वनोन्मूलन है या फिर जो पेड़ पौधे इनसे कैसे रिलेटेड है वो चीज़ बताने जा रहे हैं ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस थ्रू अपना भोजन बनाते हैं ना, उसमें किस गैस का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वस्तुओं मालिक्यूल, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, वाटर मालिक्यूल यूज़ करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ कर रहा है, प्लांट कर रहे हैं, और प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट को हटाते जा रहे हैं। अगर प्लांट की कमी हो गई तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ हो रही। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम यूज़ हो रही तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। ये नॉर्मल कंडीशन की बात थी। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम पेड़ों को काटेंगे भाई, वो यूज़ करना बंद कर देंगे, मतलब कम यूज़ करेंगे तो गैस तो ज़्यादा हो ही जाएगी, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हुई, एटमॉस्फेयर में बढ़ गई। अब क्या होगा, यही रेज क्या करेगी, फिर से पृथ्वी पर जब आएंगी, सनरेज जो सोलर रेडिएशन जब पृथ्वी पर आएंगी तो इसमें हीट प्रेजेंट होगी। अब ये पृथ्वी क्या करेगी, इसको एब्जॉर्व करेगी, ठीक है, पृथ्वी ने एब्जॉर्व कर लिया जितनी ज़रूरत थी। उसके बाद ये क्या करेगी, इसको फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। जब ऊपर की तरफ ये गैस जाएगी, ठीक है, सॉरी जो हीट है जब ये जाएगी ना, तब क्या होगा, जब रेडिएशन ऊपर की तरफ जाएगी तो हीट भी तो रहेगी उसके साथ, है ना। तो जितना अमाउंट में इसको ज़रूरत थी उतना उसने क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया। और जब जो एक्सेस अमाउंट में है उसको क्या करेगी, फिर से रिफ्लेक्ट कर देगी। और जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना तो आगे कौन मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। भैया इस रेडिएशन में जो भी हीट प्रेजेंट थी, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कम थी तो कम एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पे ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उसका कारण यही है कि ये क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड जो भी रिफ्लेक्ट करी गई रेज है उसकी हीट को ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करके फिर से कहाँ भेज देगी, हमारी पृथ्वी पर भेज देगी। तो इस तरीके से क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब दोनों कंडीशन को साथ में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्रॉपर अमाउंट जितना कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ सनलाइट आ रही थी, ठीक है, जो सनलाइट आ रही थी उसमें जो हीट प्रेजेंट थी उसको पृथ्वी ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, जो भी एक्सेस अमाउंट पे थी उसको रिफ्लेक्ट किया। तो जब रिफ्लेक्ट किया तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, क्योंकि अमाउंट उसका प्रॉपर था जितना होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं थी वो, तो उसी हिसाब से उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके क्या करेगी, पृथ्वी पर भेजेगी, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पृथ्वी पर जब भेजेगी उस हीट को तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है। अब देखिए अब क्या होगा, ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन की। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या, यही सनरेज आएगी, यानी कि जो सोलर रेडिएशन है वो हमारी पृथ्वी पर आएंगी और उसको क्या करेंगी, हमारी पृथ्वी जो हीट उसमें प्रेजेंट है उसको ऑब्जॉर्व करेगी। जो भी एक्सेस होगा यहाँ पर भी वही काम है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगी। जब ये इसको रिफ्लेक्ट करेगी तो एटमॉस्फेयर में हमारे क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। वो क्या करेगी, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतना ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा हीट का, और उतना ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हीट का होगा तो उतना ज़्यादा फिर से नीचे आएगी हीट। इस तरीके से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, विश्व उष्णन कहलाता है। तो विश्व उष्णन, जो उष्णन बोलते हैं, सॉरी ये हिंदी वाला नाम से अच्छा इंग्लिश वाला, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कैसे कॉज होता है, तो आपको समझ में आया कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। बेसिकली है क्या, तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यानी पृथ्वी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो, बढ़ता जा रहा है। उसका कारण भी आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम इससे कोरिलेट करता है ना।
प्लांट को हमने काटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई, गैस बढ़ गई तो वो क्या करेगी, हीट को ऑब्जॉर्व करेगी, हीट को ऑब्जॉर्व करके क्या करेगी, पृथ्वी पर भेजेगी। और यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में बाहर कर रही थी यही गैस, क्योंकि यहाँ प्रॉपर अमाउंट पे थी, और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा गैस को, ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगी और कम जो रेडिएशन है उसको बाहर करेगी, कम जो हीट है उसको बाहर करेगी। यहाँ पे ज़्यादा हीट को बाहर कर रही थी क्योंकि ये कम थी तो कम ऑब्जॉर्व कर रही थी, यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगी, कम को रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर हुआ आपको कि ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। दोनों एक देखा जाए ना तो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए वर्ड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए जो ये सोलर रेडिएशन आई पृथ्वी पर, पृथ्वी ने क्या किया, एब्जॉर्व किया जितनी ज़रूरत थी, उसके बाद इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। यहाँ पे प्रेजेंट थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस रेडिएशन में जो भी हीट प्रेजेंट थी उसको क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है। एब्जॉर्व करके फिर से पृथ्वी पर भेज रही है ना, फिर से ये क्या कर रही है, पृथ्वी पर भेज रही। तो पृथ्वी के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, उसके हीट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे, फिर से पृथ्वी पर भेज रही। यही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हुआ होगा आपको, ग्लोबल वार्मिंग भी समझ में आएगी, समझ में आ गई होगी कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग और कैसे होती है, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है यही कि जो पौधे हैं उनको कट करने की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हम लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन क्या होता है। अब देखिए, अब पेड़ों की कटाई होती चली जा रही है, ठीक है, पेड़ कटते चले जा रहे हैं। पेड़ बेसिकली करते क्या है, मिट्टी को बांध के रखने का काम करते हैं, है ना, मिट्टी को बांध कर रखने का काम करते हैं। अब हम तो जाएंगे नहीं बांधने, तो पेड़ ही तो, उनकी जो रूट होती है वो क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखने का काम करती है। अब पेड़ों की हो गई कटाई, अब क्या होगा, जब बारिश होगी तो जो मिट्टी होगी अब उसको कोई बांधने वाला तो है नहीं, पेड़ तो है ही नहीं, तो वो क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो कट के क्या, कट छट के क्या हो जाए, बह जाएगी, कहाँ, नदी नालों में चली जाएगी। तो मिट्टी का कट छट के बहना, ठीक है, बहना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कट छटके बहना मृदा अपरदन कहलाता है। और ये किसके कारण हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जो वनोन्मूलन कर रहे हैं, जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उसके कारण मृदा अपरदन भी होता है, यानी कि उसका भी परिणाम है। ठीक है, जो हम पेड़ पौधे कट कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट ये भी आएगा कि मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन कैसे होगा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उनकी रूट क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखने का काम करती है। अब हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को हटा दिए, जब भी बारिश होगी तो अब तो कोई बांधने वाला है नहीं, हम तो बांधने जाएंगे नहीं, तो मिट्टी क्या होगी, कट कट के बह जाएगी। जो भी ऊपर की लेयर होगी, फर्टाइल लेयर होगी, वो भी बह जाएगी, है ना। तो आगे वही चीज़ है, बंजर भूमि हो जाएगी। अब जब मिट्टी कट छट के बह रही है तो ऊपरी लेयर जो होती है वो भी वही फर्टाइल लेयर होती है, नीचे तो कंकड़ पत्थर, नीचे देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं, जो ऊपर ह्यूमस प्रेजेंट होता है ना, वही फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है, मिट्टी की। जब वही बह जाएगी तो वो मिट्टी कैसे हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है। तो बंजर भूमि भी इससे होती है, किससे, वनोन्मूलन से। अगर हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं तो बंजर भूमि होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, बाढ़ भी होती है। अब बाढ़ कैसे होता है, देखिए, पेड़ों की क्या हो गई, कटाई हो गई, ठीक है। पेड़ों की कटाई होने से क्या होता है कि जो उनकी रूट होती है वो मिट्टी को बांध के रखने का काम करती है। पेड़ों की कटाई हो गई तो मिट्टी को बांधने वाला कोई नहीं। अब मृदा अपरदन हो गया तो मिट्टी क्या हो रही, बह बह के चली जा रही नदी नालों में। उसके बाद वो मिट्टी ऊपर की लेयर क्या हो रही, जो फर्टाइल लेयर है वो तो चली जा रही है, सारी मिट्टी जो ऊपर की है, जो काम की मिट्टी है, जो फर्टिलिटी इसमें प्रेजेंट है, वो क्या हो रही है, बह के चली जा रही है, तो बंजर भूमि हो गई। अब बाढ़ कैसे होगा, ये चीज़ समझ रहे हैं। देखिए, बाढ़ कैसे होगा, अब अगर पेड़ लगे होते हैं तो बारिश जब होती है तो उनकी रूट के थ्रू, पेड़ के जो रूट होते हैं उनके थ्रू पानी कहाँ जाता है, हमारी मिट्टी में जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, पेड़ों को हमने काट दिया, अब मिट्टी में तो पानी जाएगा नहीं, तो वो क्या होगा, बह के नदी नालों में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो नदी नालों का एक लिमिटेड बात करें जाए, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, तो यहाँ तक ही पानी आ सकता है। अगर इससे ऊपर होगा तो क्या होगा, बाहर आने लगेगा। इतना समझ रहे हैं आप।
अब हमने यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पेड़ थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुई, ऊपर से बारिश हुई तो पेड़ की यहाँ जड़ प्रेजेंट थी, जड़ के थ्रू क्या हुआ, पानी कहाँ आ गया, हमारे ज़मीन में आ गया, ठीक है, मिट्टी के अंदर चला गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पेड़ों को मान लीजिए हमने साफ़ कर दिया। अब पानी आएगा तो अब मिट्टी के अंदर तो नहीं जाएगा ना, अब क्या होगा, बह के कहाँ जाएगा, नदी नालों में जाएगा। अब नदी जो नदी है, नाले हैं, समुद्र हैं, जो भी हैं, है ना, उनका भी एक लेवल है, ठीक है, उस लेवल तक ही वो फिल होंगे। उसके बाद क्या होगा, वो बाहर उफाल मारेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो आसपास के एरिया होंगे वहाँ क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ कैसे आई, आपको समझ में आया, ये भी किसके कारण हो जाएगा, जो वन उन्मूलन है, पेड़ों की कटाई के कारण, ये भी हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अब मिल ही रहे हैं, है ना। ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या है, बेसिकली उनकी अगर बात करें तो वो है क्या, बर्फ़ ही तो है, वो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघलेगी। तो ये सारे रिजल्ट तो देखने को मिल ही रहे हैं, है ना। आगे क्या है, रेनफॉल जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ मैंने बताया बाढ़ आ जाएगी, यहाँ मैंने बताया बारिश कम होगी, ये उल्टा कैसे हो गया। तो देखिए होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बरसात में, ठीक है, बारिश होने में भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो देखिए होता क्या है, इनमें होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर का वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना। जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, जो वाटर होता है रूट के द्वारा जो भी पहुंचा होता है, रूट के द्वारा जो भी ऑब्जॉर्व किया जाता है, जितना इसको ज़रूरत होती है प्लांट के, उतना तो वो ले लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको क्या करते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू, जो स्टोमेटा इनमें प्रेजेंट है, इन्हीं के थ्रू वेपर के फॉर्म में बाहर करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब प्लांट कम हो गए तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। अब ये पानी कहाँ जाएगा, जो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस होगा, ठीक है, संघनन का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, ये पानी यहाँ पहले वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा था, ठीक है, वाष्प के रूप में, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर फिर से बारिश होगी, ठीक है, कंडेंस होगी बूंदों के रूप में, फिर क्या होगी, बारिश हो जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये प्लांट मान लीजिए यहाँ पे प्लांट खत्म हो गया, ठीक है, प्लांट की हमने क्या कर दी, कटाई कर दी, पेड़ पौधों को कट कर दिया। अब पेड़ पौधे कम तो ट्रांसपिरेशन कम, ट्रांसपिरेशन कम तो यहाँ से वेपर के फॉर्म में जो ट्रांसपिरेशन मतलब वही चीज़ है, वेपर के फॉर्म में जो पानी ऊपर जा रहा था वो क्या होगा, अब कम हो जाएगा। अब कम पानी होगा तो कम कंडेंसेशन होगा, कम कंडेंसेशन तो बारिश कम होगी। तो बारिश कैसे कम होगी, ये क्लियर हुआ आपको। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पूछा जाता है, ठीक है, मृदा अपरदन पूछ लिया जाएगा, क्या इसके रिजल्ट होंगे, जी हाँ होंगे। बंजर भूमि क्रिएट होगी, हाँ होगी बंजर भूमि, अगर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली ऐसे ही कटाई करते रहेंगे। रेनफॉल भी डिक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैसे हम कंजर्वेशन करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जो हमारे एनिमल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनको कैसे कंजर्वेशन करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्विकली रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो गया हो। पहले बात करें जाए, वुड शॉर्टेज होगी, ठीक है, लकड़ी की कमी होगी अगर हम कंटिन्यूसली कट करते रहेंगे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि जो हो रही है, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये कैसे बढ़ेगा, मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, प्लांट कट हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम यूज़ हो रही है। प्लांट जब प्लांट ही नहीं है तो यूज़ कौन करेगा। अब यूज़ कम हो रही है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये करती क्या है, ये हीट को ऑब्जॉर्व करने का काम करती है। अब क्या होता है, सन रेडिएशन आती है हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी क्या करती है, उसकी हीट को ऑब्जॉर्व करती है, जितना ज़रूरत होती है, जितना ज़रूरत नहीं है उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। अब जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो भैया एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करेगी। अब ये क्या करेगी, उस जो रेडिएशन की हीट है उसको ऑब्जॉर्व करेगी, फिर से पृथ्वी पर भेज देगी। अब पृथ्वी पर एक तो पृथ्वी ने अपना जितना ज़रूरत है उतना तो उसने ऑब्जॉर्व कर लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जॉर्व करके क्या करेगा, पृथ्वी पर फिर से भेज देगी। तो जब ये पृथ्वी पर फिर से भेज देगी तो एक्सेस मात्रा में हो ही गई हीट। अब हीट एक्सेस मात्रा में हो गई यानी टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वही क्या कहलाया, ग्लोबल वार्मिंग कहलाया।
अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, उसमें जो हीट प्रेजेंट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, एब्जॉर्व करके फिर से पृथ्वी पर भेजता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यानी पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसमें जो हीट प्रेजेंट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ट्रैप करके पृथ्वी पर दोबारा भेजना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्लियर हुआ होगा। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई गैस है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हम प्लांट और एनिमल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस कर रहे हैं, वरना और भी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं मृदा पर्दन। मृदा पर्दन कैसे होता है, तो मृदा पर्दन में मैंने बताया कि अगर हम प्लांट को कंटिन्यूसली कट करेंगे, अब प्लांट क्या करते हैं, उनमें रूट जो प्रेजेंट होते हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करती हैं। प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कट कर रहे हैं। तो जब भी बारिश होगी तो अब मिट्टी को बांधने वाला कोई बचा नहीं, तो मिट्टी को जब बांधने वाला कोई बचा नहीं तो मिट्टी क्या होगी, बारिश के साथ कट छट के नदी नाले में चली जाएगी। तो मिट्टी का कट छटकर बहना ही क्या कहलाता है, मृदा पर्दन कहलाता है। तो मृदा पर्दन कैसा होगा, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं बंजर भूमि। अब जो फर्टाइल लेयर है ऊपर मिट्टी की वो तो बह के चली गई, तो बह के जब चली गई तो वहाँ की भूमि कैसे हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, है ना। वो फर्टिलिटी नहीं रहेगी उसमें, वहाँ पे जो हम अच्छे से फसल वगैरह उगाना चाहेंगे तो नहीं होगा, वही भूमि क्या कहलाएगी, बंजर कहलाएगी। आगे बात करेंगे बाढ़ कैसे होगी। अब देखिए बाढ़ कैसे होगी, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दोबारा क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। बाढ़ कैसे होगी, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। बारिश होती है, मिट्टी को बांधने का काम करते हैं, मिट्टी भी प्रेजेंट होती है, सारी चीज़ें। अब जब बारिश होगी तो जो बारिश का पानी है वो जो रूट पेड़ पौधों में प्रेजेंट है उसके थ्रू कहाँ जाएगा, मिट्टी के अंदर चले जाएगा, ठीक है। जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर ये पानी जाएगा। अब हमने क्या किया, पेड़ों को कट कर दिया, तो जो मिट्टी के अंदर पानी जा रहा था मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़े अमाउंट में जाएगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, बह जाएगा, नदी नालों में जाएगा, जो भी नदी तालाब जो भी है वहाँ पर जाएगा। उनका भी एक लेवल है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो नीचे तक गहरे ही है, उनका भी अपना एक लेवल, एक लिमिटेड लेवल तक ही वो क्या करेंगे, पानी को भरते रहेंगे, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि पूरी तरीके से नदी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, ठीक है, जितना उसका लेवल है। और जैसे मान लीजिए इतना लेवल है, इतना फुल हो गया, तो उसके बाद पानी बाहर ही तो आएगा, जो आसपास के एरिया होंगे उनमें क्या हो जाएगा, बाढ़ वाली कंडीशन आ जाएगी। तो बाढ़ कैसे हुआ ये क्लियर हुआ आपको। रेनफॉल डिक्रीज होगा। रेनफॉल कैसे डिक्रीज होगा, क्योंकि पेड़ पौधे की अगर बात करी जाए तो ये करते हैं ट्रांसपिरेशन, वाटर का वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। प्लांट में जो उनके लीफ प्रेजेंट होती है उनमें होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। हमने क्या किया, पेड़ों को कट कर दिया। अब पेड़ों को कट कर दिया तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो जो पानी ट्रांसपिरेशन करके ऊपर जाता है ना, तो वो क्या होता है, फिर से संघनन की प्रक्रिया होती है, फिर से बारिश होती है उसी पानी से, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लांट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहाँ, बारिश में। अब क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो गई, ट्रांसपिरेशन कम हो गया, यानी वाटर का वेपर के फॉर्म में निकलना कम हो गया, कम हो जाएगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन कम होगा, कंडेंसेशन कम